हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस। तो ये हमारा एक पीजीटी कॉमर्स का भी पार्ट है, हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का टॉपिक है, ठीक है। प्लस इसमें हमारा बीकॉम बीबीए और हमारे यूजीसी नेट में भी हमें बैंकिंग पढ़ना होता है, तो उसके अंदर हमें इंश्योरेंस पढ़नी होती है। तो इसमें बेसिक चीज़ें हैं कि क्या प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस होती हैं इंश्योरेंस की। तो आज हम पहले बात करेंगे रिस्क को ही हम बचाने के लिए हमारा अपना इंश्योरेंस कराते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद रिस्क। सो कंसेप्ट ऑफ रिस्क, तो सबसे पहले आता है कि मीनिंग क्या है रिस्क का। अब रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब है कोई ऐसी अनसर्टेनिटी। रिस्क का मतलब होता है अनसर्टेनिटी, मतलब जिसके बारे में हमें पता नहीं है, मे बी वो अकर हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम अगर बात करें प्रोबेबिलिटी, टू मोस्ट ऑफ अस रिस्क कंटेन अ सजेशन ऑफ लॉस और डेंजर। तो हम मेनली क्या मान के चलते हैं, हमारे लिए रिस्क क्या होता है? या तो हम ऐसा सोचते हैं रिस्क का मतलब लॉस है या फिर कोई डेंजर है, ठीक है ना। हम ये बोलते हैं ना बड़ा रिस्की काम है, तो क्या हम किसी डेंजर या लॉस की बात कर रहे होते हैं। वी मे देयरफॉर डिफाइन इट्स अनसर्टेनिटी कंसर्निंग अ पोटेंशियल लॉस। हम बोल रहे हैं एक ऐसी अनसर्टेनिटी जिससे क्या हो सकता है, कोई पोटेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी अनसर्टेनिटी है जिसके अंदर पोटेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं, तो उसको हम रिस्क बोलते हैं। अ सिचुएशन विच वी आर नॉट श्योर whether there will be a loss of a certain kind or how much will be the loss। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें ये नहीं पता कि लॉस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर होगा भी तो हमें ये नहीं पता है कि हाउ मच लॉस होगा। कि अगर मान लो मैंने अपने घर में 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो मेरे को है ये पोटेंशियल लॉस, हमें अनसर्टेनिटी है कि शायद वो घर में चोरी हो सके। तो चोरी हो तो ये भी हो सकता है पूरा 10 का 10 लाख रुपए चोरी हो जाए, फिर मैंने हाफ पोर्शन कहीं कहीं रखा हुआ है, तो मान लो कि चोरों को सिर्फ 5 लाख रुपए मिले हैं, 5 लाख मेरे बच गए हैं, ठीक है। या ये भी हो सकता है वो 10 के 10 लाख भी ले गए और मेरे घर में जो मेरी और ज्वेलरी भी रखी थी वो भी ले गए। तो हमें ये होता है कि अनसर्टेनिटी के बारे में हमें नहीं पता था होता कि लॉस होगा भी या नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, ठीक है। इट इज दिस It is this uncertainty and undesirable event found with risk that underline the wish and need for insurance। क्या कहता है कि ये एक ऐसी अनसर्टेनिटी है, अनडिजायरेबल एलिमेंट है रिस्क का, जिसकी वजह से हमें नीड आती है, नीड अराइज होती है किस चीज़ की? इंश्योरेंस की। जब भी रिस्क होता है लाइफ को, किसी प्रोडक्ट को, किसी बिल्डिंग को, तो हमें उस रिस्क को बचाने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो क्या होता है? पोटेंशियल लॉस दैट रिस्क रिप्रेजेंट में भी। अब किस किस तरीके के रिस्क में लॉसेज है जो कि हमें समझाए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल, मतलब रिस्क में हमारे एक फाइनेंशियल रिस्क भी होता है कि जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सके। लाइक मेरा कोई कैमरा किसी चोर ने चोरी कर लिया और वो कैमरा मान लो 50,000 का था, तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं उसको रुपीज़ में फाइनेंशियली मैं उसको मेजर करके बता सकती हूँ कि मुझे 50,000 का लॉस हुआ। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल। यहाँ तो हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं। फिजिकल में क्या हो रहा है कि किसी इंसान की डेथ हो गई या उसकी पर्सनल इंजरी आ गई, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं इंडिविजुअल और फैमिलीज़ की जो कि फाइनेंशियली नहीं, उसकी लाइफ को रिलेटेड होती है। तो हम यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती है। इमोशनल भी होता है कि किसी की फीलिंग्स किसी की फीलिंग्स हर्ट हो गई या फिर इस सारी चीज़ें की भी इंश्योरेंस होती है, ठीक है। मतलब ये लॉसेज है, ये रिस्क है कि अगर आपकी इन केस आपका किसी का कैश चोरी हो गया, किसी के 10 लाख रुपए चोरी हो गए, तो क्या होता है? उसका फिजिकल रिस्क तो हो ही रहा है, ठीक है। मान लो उसको मेंटल स्ट्रेस भी आ गया इस चीज़ से, ठीक है ना, वो मेंटली और इमोशनली बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपका ये मेंटल और इमोशनल रिस्क भी आ जाता है इसमें कि वो इतना इमोशनली मतलब बीमार हो गया कि उसको डिप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये होता है कि हमें अगर लॉस हो रहा है तो उसमें फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, फिजिकल भी होता है, इमोशनल भी होता है। सो ये सारी चीज़ें थी रिस्क के बारे में। अब इसके बारे में फर्दर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क टू सिंप्लीफाई अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब रिस्क बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इजीली हम रिस्क बोल देते हैं, लॉस ऐसा नहीं है। वी मे क्लासीफाई रिस्क अंडर टू ब्रॉड हेडिंग, ईच ऑफ द टू कैटेगरीज आर अकॉर्डिंग टू द। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसको इट्स पोटेंशियल फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड इट्स कॉज एंड इफेक्ट, कि क्या इसके कॉज एंड इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल रिजल्ट। तो हम रिस्क को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं इस केसेस में। वन इज प्योर रिस्क, वन इज प्योर रिस्क, अनदर इज स्पेकुलेटिव, ठीक है। अदर वन इज स्पेकुलेटिव। कई बार होता है एक रिस्क को हम बोलते हैं प्योर रिस्क, दूसरा होता है हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क। इसमें क्या होता है? प्योर रिस्क अगर बताएं कि ये कहता है ऑफर द पोटेंशियल लॉस, ऑफर द पोटेंशियल ऑफ लॉस ओनली। इसमें क्या हो रहा है? ये एक प्योर रिस्क ऐसा है जिसमें खाली लॉस लॉस होगा, ठीक है। और स्पेकुलेटिव क्या होता है? स्पेकुलेशन आपने सुना होगा, सट्टेबाजी को स्पेकुलेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या है? आपका गेन भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मगर प्योर रिस्क क्या है? जिसमें खाली लॉस होता है, कोई गेन नहीं है।
नो चेंजेस, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा, लॉस ही होगा। सच रिस्क इंक्लूड क्या क्या हो सकते हैं? फायर, अब आग लग गई, सब कुछ जल गया, तो फायर से कभी आपको फायदा तो होगा ही नहीं, लॉस ही होगा। कोई एक्सीडेंट हो गया, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, उससे भी आपका लॉस होगा। या फिर अदर अनडिजायरेबल हैपनिंग्स, कि कुछ भी अनडिजायरेबल हैपनिंग हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो ये ऐसे रिस्क है जो कि प्योर रिस्क है, जिसमें खाली लॉस होता है। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव रिस्क, ये ऑफर करता है पोटेंशियल ऑफ गेन एंड लॉस, तो ये ऐसे होते हैं जिसमें आपको गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो सच रिस्क इंक्लूड द गैम्बलिंग, बिजनेस वेंचर एंड एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। गैम्बलिंग क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपने, या तो लोग क्या करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच पे सट्टेबाजी होती है कि अगर ये इंडिया जीत गई इतने मार्क्स से, ऐसा कुछ होता, इतने रन से, तो मैं जीत जाऊंगा। अगर इंडिया जीती, अगर पाकिस्तान जीती, तो ऐसे करके वो सट्टा लगाते हैं कि जिसका अगर उसका गेन भी हो सकता है, उसमें उसका लॉस भी हो सकता है, ठीक है। या तो वो पैसे अर्न कर लेगा या फिर वो लॉस कर देगा। ऐसे ही बिजनेस वेंचर में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करी जाती है, या तो उस प्रोजेक्ट में उनको प्रॉफिट होगा या उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आता है कि द मेजॉरिटी ऑफ रिस्क विच आर इंश्योर्ड बाय कमर्शियल इंश्योरेंस आर प्योर रिस्क। तो जो इंश्योरर होता है, जो इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है, ज्यादातर वो किस चीज के लिए करते हैं? प्योर रिस्क के लिए करते हैं, जिसमें खाली लॉस लॉस होता है। स्पेकुलेटिव रिस्क आर नॉट नॉर्मली इंश्योरेबल। आप इन चीज़ों को, ये इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर या फिर कोई भी गैम्बलिंग वाली चीज़ें, इनको आप इंश्योरेबल, ये इंश्योरेंस नहीं करा सकते हैं। द रीजन फॉर दिस इज द स्पेकुलेटिव रिस्क आर इंगेज इन वॉलेंट्री फॉर गेन। हम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज करते क्यों हैं? क्योंकि हमारा मोटिव उसके पीछे गेन होता है। एंड इफ दे वर इंश्योर्ड, द इंश्योरर वुड हैव लिटिल इंसेंटिव टू स्ट्राइव टू अचीव दैट गेन। क्या कह रहे हैं, अगर उन्होंने इसको रिस्क करा दिया तो क्या होगा, अगर इन्होंने इसकी इंश्योरेंस करा दी, तो उनके पास ये रहता है कि उनके पास एक इंसेंटिव हो जाता है उस गेन को अचीव करने का, ठीक है ना। अगर उन्होंने वो अचीव कर लिया तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, इंश्योरेंस वाले उन्हें पैसा देंगे, ठीक है। तो ये बात होती है कि रिस्क एक प्योर होता है, एक स्पेकुलेटिव होता है। तो जनरली इंश्योरेंस वाले स्पेकुलेटिव को नहीं करते, जनरली क्या होता ही नहीं है, इंश्योरेंस खाली प्योर रिस्क का होता है, जिसमें नो लॉस, जिसमें खाली लॉस वाली सिचुएशन होती है, जैसे फायर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, और लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आती हैं प्योर रिस्क में। तो प्योर रिस्क को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है प्योर रिस्क विच every individual, families, firms and other organization are exposed can be broadly classified as follow। क्या होता है प्योर रिस्क? फैमिलीज, इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है, फर्म्स के लिए भी होता है, कि फर्म्स के स्टॉक में आग वाग लग जाए तो फायर इंश्योरेंस करवाते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो अपने एम्प्लॉयज के लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं। तो सबसे पहले आता है पर्सनल रिस्क। सिंस all the losses are ultimately borne by the people, it can be said that all the risks are personal, but there are some losses such as loss of income, mental or physical suffering etc which have direct impact on the people। क्या कह रहे हैं, सारे रिस्क क्या होते हैं, कौन उनको बॉन्ड, उनको मतलब कौन उनका जिम्मे उठाता है, वो पीपल ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, पर्सनल रिस्क होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, किसी की इनकम का लॉस हो सकता है, किसी की मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग भी हो सकती है। तो ये क्या कहता है, इम्पैक्ट करता है पर्सन को, उस पीपल को, तो इसलिए इसको पर्सनल रिस्क कहते हैं। देयरफॉर द रिस्क ऑफ प्री मैच्योर डेथ, किसी की डेथ हो गई अपनी लाइफ इंश्योरेंस को मैच्योर होने से पहले, कोई सिकनेस आ गई या कोई डिसेबिलिटी आ गई या फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, इवन डिपेंड ऑन ओल्ड एज, आर पुट इन द कैटेगरी ऑफ पर्सनल रिस्क। तो ये सारे आते हैं हमारे पर्सनल रिस्क के अंदर, जिसमें कि पीपल, वो पर्सन अल्टीमेटली अफेक्ट होता है। प्रॉपर्टी रिस्क क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ लॉस टू एन एसेट सच एज डैमेज टू अ बिल्डिंग ड्यू टू फायर और डैमेज टू द व्हीकल इन एन एक्सीडेंट और अ थेफ्ट ऑफ द व्हीकल। दीज आर सॉर्ट ऑफ रिस्क विच आर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी रिस्क। प्रॉपर्टी रिस्क, इसमें क्या होता है, इसमें तो वो पर्सन इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या होता है, इसमें एसेट्स की बात होती है। एसेट्स में लाइक जैसे कि हमने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा रखा है, लाइफ फायर इंश्योरेंस, ठीक है, या हम अपने किसी व्हीकल का इंश्योरेंस करा के रखते हैं, या फिर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये होते हैं प्रॉपर्टी रिस्क, जिसमें हम किसी एसेट्स के लिए इंश्योरेंस कराते हैं। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी रिस्क। दिस इज अ रिस्क ऑफ बिकमिंग लीगली बाउंड टू कंपनसेट और टू पे फॉर द डैमेज टू द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ द अदर्स। इसमें क्या होता है कि हमने किसी से अगर लोन लिया है या कुछ उधार लिया है, तो हम लीगली बाउंड है कि हम उसके अमाउंट को पे करें, उसको कंपनसेट करें या फिर उसके डैमेज की पेमेंट करें। तो ये होता है लायबिलिटी रिस्क। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है कॉज एंड इफेक्ट। तो क्या कॉजेज एंड इफेक्ट्स होते हैं, रिस्क में बी कंसिडर एज बीन इधर द पर्टिकुलर और फंडामेंटल। तो पर्टिकुलर रिस्क का मतलब क्या है, दे हैव रिलेटिवली लिमिटेड कॉन्सिक्वेंसेज एंड अफेक्ट एन इंडिविजुअल और फेयरली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये लिमिटेड स्कोप है, ये ऐसे रिस्क हैं जो खाली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर रहे होते हैं, स्मॉल पोर्शन को कर रहे होते हैं, ठीक है, खाली स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल इसमें अफेक्ट होते हैं। जैसे कि मे बी क्या हो गया, इसमें क्या हो गया
ये एक इनको हम कंपैरेटिवली लोकलाइज्ड रिस्क बोलते हैं, जिसके हम मोटर एक्सीडेंट की बात करें, पर्सनल इंजरीज की बात करें, इसमें अगर छोटे रिस्क होते हैं, जैसे किसी का व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी को मेंटल स्ट्रेस या फिर किसी को किसी की हेल्थ इश्यूज आ गए, तो ये सारे पर्टिकुलर रिस्क होते हैं, क्योंकि ये स्मॉल पोर्शन पे होता है। जरूर थोड़ी पूरी इंडिया के सारे लोग मर जाएंगे एक साथ, नहीं ना, कुछ लोग मर रहे होंगे। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल रिस्क। इसका मतलब क्या है? Their cause are outside the control of any one individual or even a group of individual. Their outcome affect the large number of people. तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे होते हैं। ये एक इंडिविजुअल की कंट्रोल से बाहर की बात होती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे इसका एग्जांपल हम कोरोना ले सकते हैं। कोरोना एक ऐसा चीज आई थी, ऐसा फेमाइन आया था जिसमें क्या हो रहा था, बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कहीं वॉर हो गई या फिर टेररिस्ट अटैक हो गया या फिर बहुत ही वाइड स्प्रेड फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया सोसाइटी में पूरे में, तो ये क्या होता है, ये एक पर्टिकुलरली एक इंडिविजुअल को के लिए रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें पूरी होल सोसाइटी के लिए रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो इसको हम फंडामेंटल रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल में आप अपना कोरोना भी बोल सकते हैं कि कोरोना एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं किया था, उसने पूरी सोसाइटी को अफेक्ट किया था। अब कहते हैं द मेजॉरिटी ऑफ रिस्क विच आर इंश्योर्ड बाय कमर्शियल इंश्योरेंस आर द पर्टिकुलर रिस्क। अब क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी वाले होल सोसाइटी को तो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करा सकते थे कोरोना में, जैसे कोरोना का केस आया था, तो वो मेनली किसका इंश्योरेंस होता है, पर्टिकुलर रिस्क का होता है, जिसमें कि स्मॉल पोर्शन ऑफ पीपल को पकड़ा जाता है। तो फंडामेंटल रिस्क क्या है, आर नॉट नॉर्मली इंश्योरेबल बिकॉज इट इज कंसिडर फाइनेंशियली इनफिजिबल फॉर द इंश्योरर टू हैंडल दैम कमर्शियली। मतलब क्या है, इंश्योरर क्या है, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल्स को कवर ही नहीं कर पाएगा, इतना फिजिबल होगा ही नहीं कि वो सबको फाइनेंशियली हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये था हमारा पर्टिकुलर रिस्क एंड फंडामेंटल रिस्क। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट है ये कि कैसे हम रिस्क को हैंडल करें। सबसे पहले आता है कि रिस्क अवॉइडेंस। तो इसमें सिंपल क्या है कि आप अवॉइड करें। आपको जब लग रहा हो कि वहां पर कोई रिस्क है तो आप उस जगह से चले जाएं वहां पे, ताकि अब जैसे कि इसमें लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट वे टू डील विद द रिस्क इज टू अवॉइड इट टुगेदर। आप उस रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करो। जैसे कि कोई फैक्ट्री है जो कि बैंक ऑफ रिवर के साइड में लोकेट करती है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है जो बैंक ऑफ रिवर के साइड में लोकेट कर रही है, ठीक है। अब उसके पास क्या है, उसके पास डर है कि शायद अगर यहाँ पे फ्लड आ जाए तो इसकी फैक्ट्री भी अफेक्ट होगी, ठीक है। तो उसको क्या करना चाहिए, वो डिसाइड कर लेगा अपनी फैक्ट्री को यहाँ से शिफ्ट करके कहीं सेफर लोकेशन पे ले जाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने रिस्क को खुद से अवॉइड किया, ठीक है ना। अब क्या होता है, सम पीपल अवॉइड द रिस्क ऑफ डेथ और इंजरी इन एयरप्लेन क्रैश बाय ट्रेवलिंग बाय द सरफेस ट्रांसपोर्ट ओनली। अब किसी किसी लोगों को लगता है कि अगर वो एयरप्लेन में जाएंगे तो उनको डर रहेगा कि कभी वो क्लैश ना हो जाए, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट, सरफेस ट्रांसपोर्ट मतलब कि ट्रेन का यूज करेंगे, बाय बस जाएंगे, ताकि उनको कम डर रहे उनकी डेथ का, उनकी इंजरी होने का, ठीक है। तो अवॉइड करते हैं। ऐसे ही आर्मी फोर्स वाले क्या करते हैं, जब वो ऑफिसर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो एक सिंगल एयरक्राफ्ट में या किसी एक सिंगल व्हीकल में उनको नहीं भेजते हैं, वो बहुत सारे व्हीकल लेके जाते हैं, ताकि इनकेस अगर किसी एक का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो सारे लोगों की डेथ नहीं होगी या सबको इंजरी नहीं आएगी। तो ये सिंपली क्या है कि आप अवॉइड करें। ये क्या है, ये सिंपलेस्ट है मगर इतना प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली हम इतना नहीं कर सकते कि किसी ने अपना प्लांट अगर रिवर के साइड में या फिर बैंक ऑफ रिवर के साइड में बनाया हुआ है तो वो अपना पूरा प्लांट उठा के कहीं और शिफ्ट करा है, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली प्रोसेस होता है। तो इसके अलावा भी बहुत से वेज होते हैं जिससे हम रिस्क हैंडल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। पॉसिबल लॉस ड्यू टू रिस्क में बी एलिमिनेटेड और मिनिमाइज बाय लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन मेजर्स। क्या कहते हैं, आपको जब लॉस को जो रिस्क है उसको एलिमिनेट और मिनिमाइज करने के लिए हम बहुत सारे लॉस प्रिवेंशन और रिडक्शन मेजर्स लगाते हैं। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में लिखा रहता है नो स्मोकिंग, ठीक है। वो ये वाला प्रिवेंशन मेजर यूज करते हैं। नो स्मोकिंग वो क्यों करते हैं, ताकि फायर का, आग लगने के चांसेस कम रहे, ठीक है। और वो ऐसे ऐसे अप्लायंसेस लगाते हैं जिससे कि लॉस ऑफ फायर जो है उससे बच सके वो। तो वो क्या कर रहे हैं, उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए चीज़ें करते हैं। अब क्या होता है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है वहाँ पे बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, मेजर्स होते हैं, जिसपे स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट लिखा रहता है कि हमारी प्रीमाइस के अंदर ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करनी होगी, रिड्यूस करनी होगी, ताकि एक्सीडेंट होने के कम से कम चांसेस रहें, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, कि जितनी भी हैजार्डस प्रोसेस होते हैं, मतलब कि जहाँ पर ऐसे गुड्स बन रहे होते हैं जिससे कोई पॉइजनस गैसेस निकल रही होती हैं, तो वहाँ पर भी वो बहुत सारे लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन मेजर्स यूज़ करते हैं। बहुत सारी ऐसी मशीन्स लगाते हैं जिससे पोल्यूशन कम हो, ठीक है। तो वो किस लिए कर रहे होते हैं, ताकि वो प्रिवेंट कर सकें रिस्क को,
ठीक, तो ये होता है लॉस प्रिवेंशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिस्क रिटेंशन। इट मे बी कंसाइजली डिसाइडेड टू रिटेन सम रिस्क। अब क्या होता है, हमें रिटेन, कुछ रिस्क को रिटेन भी करना पड़ता है अपने पास, मतलब रिटेन मतलब अपने पास रोक लेना। स्मॉल लॉसेस में अक्कर फ्रिक्वेंटली मे बी अब्सॉर्ब बाय द फर्म एज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सच एज माइनर डैमेज और लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। क्या कह रहे हैं, कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, इतने छोटे अमाउंट के लॉसेज होते हैं जिनको कंपनी को खुद ही अपनी नॉर्मल एक्सपेंसेस में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि मान लो अगर इन केस उसको 10-20 रुपए का लॉस हो रहा है, कोई गुड्स में डिफेक्ट आ गया, कुछ माइनर सा डैमेज आ गया, कोई गुड टूटा निकल गया, तो वो क्या करता है, या फिर लाने जाने में जब गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब कि एक जगह से जब दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफर कर रहे थे तो उस बीच में कुछ गुड्स डैमेज हो गए, कुछ टूट गए, तो ऐसे एक्सपेंसेस को ये खुद ही बियर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसको उसके लिए एक इंश्योरेंस फंड बना के रखते हैं जिसमें से उसकी रेगुलर पेमेंट करते रहते हैं। जैसे कि अ फाइनेंशियली साउंड फर्म में क्रिएट एन इंश्योरेंस फंड टू विच रेगुलर पेमेंट्स आर क्रेडिटेड एंड फ्रॉम विच लॉसेज आर पेड एज व्हेन दे अकर। तो क्या करें, एक इंश्योरेंस फंड बना लेते हैं जिसमें कि वो रेगुलर पेमेंट देते रहते हैं, जो भी लॉसेज डे टू डे फंक्शनिंग में होते रहते हैं, छोटे मोटे जो टूट फूट होती रहती है वो उसकी वहां से अमाउंट देते रहते हैं, उसकी वो इंश्योरेंस नहीं कराते। तो ये है रिस्क रिटेंशन की, मतलब आप रिस्क को बचाने के लिए, कम करने के लिए खुद से उसको आप रिस्क को रिटेन कर लेते हो। आप कह देते हो चलो ठीक है मैं इसकी पेमेंट खुद ही कर लूंगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे रिस्क रिटेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। ये सबसे ज्यादा है कि हम क्या करते हैं, अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं, ये यहाँ पे होता है। तो रिस्क ट्रांसफर कर व्हेन द एक्टिविटीज दैट क्रिएट द रिस्क इज ट्रांसफर टू अनदर। जब आपको लग रहा है कोई ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको बहुत रिस्क हो सकता है, आप उसको एक्टिविटी को किसी और को आउटसोर्स कर देते हो, मतलब किसी और कंपनी को हायर करते हो वो काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज हैजार्डस, द फर्मनी में डिसाइडेड टू गेट इट आउटसोर्स। अगर कोई कंपनी, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको लग रहा है कि ये कुछ काम करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा हैजार्डस है, मतलब कि मान लो कि उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा आपकी फैक्ट्री के अंदर, तो आप क्या करोगे, काम आउटसोर्स कर दोगे, किसी बाहर वाली कंपनी को दे दोगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे, जो सब कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो बाहर जाके आपका अपनी कंपनी में या जहाँ भी उनको काम करना हो वहाँ करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो जाएगा उनको, ठीक है ना। सिमिलरली क्या होता है, अगर आप गुड्स को ना कभी का पर्सन हायर करते हैं इक्विपमेंट, the owner may insert a condition in the contract that any damage to the equipment may be the responsibility of the hire। आपने हायर परचेज पढ़ा होगा, क्या करते हैं, जैसे राम है, राम एक बिल्डिंग ना खरीद के शर्मा एंड कंपनी से, शर्मा एंड कंपनी वो है जो उधार पर, मतलब रेंट पर अपनी मशीनरीज वगैरह देती हैं अलग बाकी बिजनेसमैन को, तो इन्होंने इनसे इनकी मशीन खरीदी, सॉरी रेंट पे ली, तो ये इन्होंने कंडीशन लगाई कि मेरी मशीन जैसी है आप उसको मेरी को वैसी हालत में वापस, मतलब उसको गुड कंडीशन में वापस करेंगे। तो क्या करेगा, जो भी इस पे डैमेजेस आएंगे मशीन पे उसको बियर कौन करेगा, राम, क्योंकि उसको शर्मा एंड कंपनी को वो गुड कंडीशन में वापस करनी है। तो शर्मा एंड कंपनी ने क्या किया, जो भी डैमेजेस थे वो सारे इनको ट्रांसफर कर दिए कि अगर कोई भी डैमेज होगा तो उसको आप ही बियर करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये था ट्रांसफर ऑफ रिस्क। सो लास्ट इज कि बहुत सारे वेज हैं जिससे हम अपने रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क होता है हमारा रिस्क ट्रांसफर इज इंश्योरेंस। मैंने बोला था ना, हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी तो यही करते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमें डर रहता है, हमें जो रिस्क रहता है, जैसे अपनी लाइफ का रहता है या किसी बिल्डिंग का रहता है, फायर इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो क्या करते हैं, हम अपना रिस्क ट्रांसफर कर देते हैं इंश्योरर को। तो वो भी क्या है, हमारा ट्रांसफर रिस्क का ही पार्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप मैं जनरल गाइडलाइंस बताऊं कि किस तरीके के रिस्क के लिए कौन से टाइप सुटेबल रहता है। अगर आपकी लो फ्रीक्वेंसी और लो आपकी मतलब रिटेंशन, मतलब इसके केस में आपका रिस्क बहुत कम है, तो आप रिटेंशन ऑफ रिस्क को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि आप नॉर्मली उस रिस्क को बियर कर लेते हैं खुद ही, आप उसके खुद ही अपना एक इंश्योरेंस फंड बनाते हैं, उसमें से पैसा देते रहते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो तो आप लॉस कंट्रोल को यूज़ करेंगे, कि आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है, हाई सर्विनिटी है, तो आप हाई रिस्क अवॉइडेंस करेंगे, कि आप शिफ्ट कर जाएंगे कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क कम हो। अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो आप इस केस में रिस्क को ट्रांसफर कर देंगे इंश्योरेंस को, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रिस्क। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके आगे का पढ़ेंगे कि कैसे इंश्योरेंस के क्या टाइप्स है, मीनिंग्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस क्या होता है, तो उस सब के बारे में। सो I hope you guys like this session. So please like, share and subscribe my channel. Bye bye.